आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। आज से पॉलिटी की चैप्टर वाइज मैं पीवाई की शुरू कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने हिस्ट्री की पीवाई की शुरू किया है और उसके 2 चैप्टर मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन, दूसरा वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, अभी हाल में यूपी पीसीएस है, ठीक है, उसके बाद बीपीएससी है। तो मेरा यही टारगेट रहेगा, इन दोनों एग्ज़ाम से पहले मैं पॉलिटी एंड हिस्ट्री दोनों को कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, ये यूपी पीसीएस से पहले, क्योंकि देखेंगे इन दोनों सब्जेक्ट का काफ़ी वेटेज होता है इन दोनों एग्ज़ाम में। और ख़ासकर यूपीएससी का जो पीवाईक्यू होते हैं उसके पैटर्न रिपीट होते हैं इन दोनों एग्ज़ाम में, और क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेरा यही टारगेट रहेगा आज से कि डेली एक वीडियो पॉलिटी की प्लस एक वीडियो हिस्ट्री के लेके आऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पॉलिटी का पहला चैप्टर है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, पहला क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इल्बर्ट बिल इन रेफरेंस टू कॉलोनियल रूल इन इंडिया वाज। ऑप्शन ए, टू ब्रिंग इंडियन एंड यूरोपियन टू इक्वल स्टेटस एज फार एज द पीनल jurisdiction ऑफ कोर्ट वाज कंसर्न। ऑप्शन बी, टू पुट स्ट्रिक्ट restriction on local press because they were considered anti-colonial rulers. To conduct administrative service in India to encourage Indians to participate it. ठीक है, ऑप्शन डी, अमेंड द आर्म्स एक्ट फॉर वेपन परमिटेड टू इंडियंस। तो आप लोग को बता दो, इल्बर्ट बिल जो था ये जुडिशरी से रिलेटेड था। तो कहीं भी ऑप्शन में आप इल्बर्ट बिल आए और जुडिशरी से रिलेटेड ऑप्शन रहे तो उसे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखिए एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो इस बिल में क्या था, डिटेल देख लेते हैं। तो उस समय लॉर्ड रिपन वाइसरॉय थे इंडिया का 1883 में, जब ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था। इस बिल में था कि इंडियन जज के सामने भी अब ब्रिटिशर ऑफेंडर को भी ट्रायल किया जा सकता है एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसा हुआ था। ठीक है, और इसका ना भारी अपोज हुआ था। जो यूरोपियन कम्युनिटी इंडिया में रह रही थी उन्होंने बहुत अपोज किया था इस बिल का। तो यही था। नेक्स्ट चलते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स। ठीक है, पहला ऑप्शन है मॉर्लो मिंटो रिफॉर्म, जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से भी जानते हैं। ठीक है, दूसरा है मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, इसको इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से नाम से भी जानते हैं। तीसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, चौथा है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1945। तो 1935 जो है, इससे बहुत सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ लिया गया है, तो इसका ऑप्शन होता है सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ऑप्शन है इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस। ठीक है, ऑप्शन 2, द इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। ऑप्शन 3, डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय सेंटर टू प्रोविंसेस। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आप देखेंगे कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट एलोकेट हुआ था मुस्लिम्स के लिए, ये पहले ही हो गया था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में ही हो गया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ, कुछ कम्युनिटी के लिए एक्सटेंड किया गया था, जैसे सिख हो गए। ठीक है, जो इंडियन क्रिश्चियन थे उनके लिए, जो यूरोपियन कम्युनिटी इंडिया में रह रही थी उनके लिए, एंग्लो इंडियन, इनके लिए एक्सटेंड किया गया था। तो ये ऑप्शन हमारा पहले ही रॉन्ग होता है। तो ऑप्शन 2 एलिमिनेट करेंगे तो ऑप्शन बी और डी पहले एलिमिनेट हो गया, तो हमारा ऑप्शन दोनों में कंप्लीट 1 है, तो 1 तो ऑटोमेटिक हमारा राइट हो गया। अब डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय सेंटर टू प्रोविंसेस, ये भी ऑप्शन सही है, तो हमारा आंसर निकल के आता है सी। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए, ये क्या होगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारा स्पीड भी देगा और ईजी भी रहेगा। ठीक है, तो डिटेल एक बार देख लेते हैं। तो पहला डायरकी सिस्टम, ये मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म मतलब उनके आइडिया के बेस के ऊपर था, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसमें क्या था कि प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक ट्रांसफ़र लिस्ट, दूसरा रिजर्व लिस्ट। ठीक है, और ट्रांसफ़र लिस्ट वो लिस्ट थे जो लेस इंपॉर्टेंट थे ब्रिटिशर्स के लिए, उन्होंने इसको ट्रांसफ़र किया था कुछ पावर कि मिनिस्टर भी सजेस्ट कर सकते थे, और रिजर्व लिस्ट जो उनके लिए इंपॉर्टेंट था वो अपने पास ही रिजर्व रखा था गवर्नर जनरल ने। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सेकंड ऑप्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट। तो ये हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया कि ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में ही इंट्रोड्यूस हो गया था। 1919 में इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ऐड हुआ था। कौन कौन से कम्युनिटी, सिख्स थे, यूरोपियंस थे, इंडो क्रिश्चियन, इंडियन क्रिश्चियन, ठीक है, और उसके बाद एंग्लो इंडियन,
ये ऐड हुए थे। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड ऑप्शन था डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय सेंटर टू प्रोविंसेस, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन सही था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी डायरेक्टली बेस है, इजी क्वेश्चन है, आप इसे पॉज करके खुद से सॉल्व कर। चलिए शुरू करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रेफर टू, ऑप्शन ए डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव इनटू 2 हाउसेस, ठीक है। ऑप्शन बी इंट्रोडक्शन ऑफ डुअल गवर्नमेंट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन सी हैविंग 2 सेट्स ऑफ रूल, वन इन लंदन एंड अनदर इन दिल्ली, ठीक है। ऑप्शन डी डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू प्रोविंसेस इन 2 कैटेगरी, ठीक है। अभी हम लोगों ने यही बात किया है, ठीक है। ऑप्शन डी राइट होता है कि प्रोविंसेस के पावर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक रिजर्व लिस्ट, दूसरा ट्रांसफ़र लिस्ट, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ से निकल के आता है डी। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। डायरकी कब इंट्रोड्यूस हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। इसमें था क्या? डिवीज़न ऑफ प्रोविंशियल सब्जेक्ट इन 2 सब्जेक्ट, पहला ट्रांसफ़र लिस्ट, दूसरा रिजर्व लिस्ट। ट्रांसफ़र लिस्ट वो था जो लेस इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही डिस्कस किया है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गया, ठीक है। और ये जो था ये मैनेज बाय गवर्नर विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो ये ट्रांसफ़र लिस्ट था। अब देख लेते हैं रिजर्व लिस्ट। तो रिजर्व लिस्ट वो था जो एडमिनिस्ट्रेड किसके द्वारा होता था? गवर्नर जनरल के लिए द्वारा होता था, ठीक है, या उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थ्रू, ठीक। और ये वो सब्जेक्ट था जो ब्रिटिशर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जैसे कि पुलिस हो गया, जेल हो गया, जस्टिस हो गया, फाइनेंस हो गया, इरिगेशन हो गया, ठीक है, वो अपने पास ही रखे थे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया डायरकी का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द डिस्कशन इन थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इवेंचुअली लेड टू द पासिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रोवाइड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन टू बी बेस्ड ऑन यूनियन ऑफ प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट, ठीक है। तो थर्ड राउंड टेबल जो था ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के रिगार्डिंग था, और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के पासिंग के रिगार्डिंग भी बात हुई थी। और एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, कांग्रेस ने ये पार्टिसिपेट नहीं किया था यहाँ पे, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने भी ऑल इंडिया फेडरेशन इस्टेब्लिशमेंट की बात कही है, तो ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन मतलब एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है, ये आप डिटेल सोल्यूशन में आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, चलिए सॉल्व कीजिए आप पॉज करके। स्टार्ट करते हैं। इन द फेडरेशन इस्टेब्लिशमेंट अंडर द एक्ट ऑफ 1935 रेसिडरी पावर वेयर गिवन टू द। ये बात याद रखिएगा, आज के डेट में भी रेसिडरी पावर किसके पास है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग भी डिस्कस कर लेंगे। ऑप्शन ए फेडरल लेजिस्लेचर, ऑप्शन 2 प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल, ऑप्शन डी प्रोविंशियल गवर्नर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी गवर्नर जनरल के पास ये पावर था। रेसिडरी पावर वो होता था कि जो ना तो यूनियन लिस्ट में हो, ना तो स्टेट लिस्ट, जैसे आज के डेट में ना तो यूनियन लिस्ट में, ना तो स्टेट लिस्ट में, ना तो कॉन्करेंट लिस्ट में। तो इसके रिगार्डिंग जो भी लॉ होगा वो सारा का सारा पावर किसके पास है? सेंटर के पास है। ये बात याद रखिएगा। ये उस समय भी था कि ना तो ये प्रोविंशियल लिस्ट में था, ना तो ये फेडरल लिस्ट में था। तो सारा का सारा पावर इसके रिगार्डिंग गवर्नर जनरल के पास ही पावर था, ठीक है। तो यहाँ डिटेल एक्सप्लेनेशन में सेम वही चीज़ बात बोली गई है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे देखिए, इस बार 2024 का आपने पेपर देखा होगा, तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन देखने को मिला होगा, असर्शन और रीज़न वाला, ठीक है। इवन 2023 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। तो चलिए सॉल्व करते हैं। असर्शन ए क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू वेबल्स प्लान द नंबर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स मेंबर इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल वेयर टू बी इक्वल। रीज़न वेबल्स थॉट दैट दिस अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। पॉज करके आप खुद से सॉल्व कीजिए। तो वेबल्स प्लान 1945 में वायसरॉय वेबल्स के द्वारा लाया गया था, और ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात कही गई थी। तो ऑप्शन ए जो हमारा असर्शन है ये तो सही होता है, लेकिन वो पार्टीशन को रोकने के लिए नहीं, क्योंकि पार्टीशन की बात इसके बाद शुरू हुई थी। तो ये ऑप्शन रीज़न वाला जो बात है ये हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन है, जैसे ऑप्शन ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, तो हमारा आंसर निकल के आता है इसी। एक बार डिटेल सोल्यूशन देख लेते हैं। असर्शन है अकॉर्डिंग टू वेबल्स प्लान द नंबर ऑफ हिंदू मुस्लिम मेंबर इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल वेयर वाज टू बी इक्वल, ठीक है। तो देखते हैं क्या था इस प्लान में। प्लान प्रपोज बाय वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड वेबल्स इन 1945 एम रिकॉन्स्टिट्यूट द एग्जीक्यूटिव काउंसिल
विथ इक्वल नंबर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स एक्सक्लूडिंग द वाइसरॉय एंड कमांडर इन चीफ। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही होता है। रीज़न क्या था इसका, ये देख लेते हैं क्यों ये फॉल्स है। वाइल द वेबल्स प्लान एम टू एड्रेस कम्युनल टेंशंस। ठीक है, कम्युनल टेंशंस के लिए ये प्लान लेके आया गया था, ना कि ये पार्टीशन के रोकने के लिए। गिविंग मुस्लिम्स इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इट वॉज नॉट स्पेसिफिकली इंटेंडेड टू प्रिवेंट द पार्टीशन ऑफ इंडिया। पार्टीशन बिकम मोर प्रोमिनेंट इशू लेटर स्पेशली आफ्टर द फेलियर ऑफ प्लान्स। मतलब ये प्लान फेल होने के बाद पार्टीशन की जो जोर मतलब मुद्दा जो था वो जोर पकड़ा था। ठीक है, किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, वेबल्स प्लान पार्टीशन के लिए नहीं था, ये कम्युनल टेंशंस कम करने के लिए।